हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन एकेडमी पे। जैसा कि आप जानते हैं अभी हम कवर कर रहे हैं कक्षा 10वीं का एनसीईआरटी बुक। और एनसीईआरटी बुक में हम देख रहे हैं हिस्ट्री में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इसमें बहुत से ऐसे चैप्टर्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 2-3 ऐसे चैप्टर हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अनइम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे उन्हीं को देखते हुए हमने सबसे पहले यहाँ पे पहला चैप्टर को लिया है और पहले चैप्टर में है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे, सब्जेक्टिव प्रश्नों को नहीं देखेंगे। ये क्यों बता रहे हो सर आप? यहाँ पे ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सब्जेक्टिव प्रश्न को जब हम पढ़ाते हैं तो उसमें से क्या होता है, पूरा बुक को एक्सप्लेन करते हैं। कब कौन आया, कब जन्म लिया, कब मरा, कब राजा बना, किसके स्थान पे कौन बैठा, किसको मारकर कौन बैठा, ये सब बताते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें से आपके डायरेक्ट प्रश्न आ जाएंगे। ये राजा बन गया इतना 100 ईस्वी में, जन्म कब हुआ पता नहीं, आया कब पता नहीं, माँ कौन था, पिता कौन था, ये पता नहीं। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ते समय आपको हो सकता है थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो कि ये कब आया, ये क्यों हुआ, ये कैसे हो गया। तो ये सब आपको मेंटेन करके चलना है। हाँ, अगर ये सब आपको मेंटेन करके नहीं चलना है, आपको कन्फ्यूजन दूर करना है, तो मेरे कहने पे एक बार आप बुक को रीडिंग जरूर कीजिएगा, जो भी चैप्टर्स हम ऑब्जेक्टिव आपको करवाएंगे। हाँ, एक चीज़ और, परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादा टॉपिक में नहीं करवाने वाला हूँ। मोस्ट से मोस्ट हर एक चैप्टर में 15 से 18 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँगा, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे अगर देखा जाए तो पढ़ने के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 50+ क्वेश्चन मिलेंगे आपके, लगभग हर एक चैप्टर में 50 प्रश्न आराम से मिल जाएंगे। तो हमने 50 प्रश्न को नहीं लिया है, हमने यहाँ पे 15 से 18 क्वेश्चन लिया है जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस बार भी एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि 40 मार्क्स के आपके 1 नंबर वाले प्रश्न होने वाले हैं। समझ में आई बात? तो यहाँ पे हम उन्हीं प्रश्नों को बताएंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो और आपकी समझ में बेहतर से बेहतर आए। ठीक, अच्छा एक चीज़ और, जिसके पास बुक पढ़ने का समय नहीं है वो क्या करेंगे, तो वो जो है सो वीडियो को 1 से 2 बार या 3 बार देख लेंगे, सारे प्रश्न आपके अपने आप दिमाग में बैठ जाएंगे। जो भी प्रश्न टफ होंगे उसके मैं ट्रिक भी बताने वाला हूँ आपको, तो घबराने की बात नहीं है मेरे भाई। वीडियो में आ गए तो वीडियो में बने रहिए और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो, वीडियो छोड़ सकते हैं भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे पहला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो मैं आपको बता दूं, मारियान जो है सो मारियान और एक जर्मेनियन, 2 महिला लेडी थी जो अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने रूप में शासक थी। निधन होने के बाद इनको कुछ कुछ प्रतीक के रूप में बना दिया गया। जिस तरह अभी हमारे मार्केट अगर हम जाते हैं तो बहुत से नेताओं के चौक देखते हैं, उनकी मूर्तियाँ बनी होती है, सेम प्रकार से ये एक लेडी थी जो शासक रहीं। और मारियान किस देश की प्रतीक थी? तो ये थी फ्रांस की। ठीक, एक और है जर्मेनियम। बुक को अगर पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम अगर एक टॉपिक पे एक क्वेश्चन पे अगर एक्सप्लेन करूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपको समझना है तो एक बार बुक को आप रीडिंग कर लेंगे कभी भी टाइम निकाल के। ठीक है, अगर नहीं बुक करने का मन है आपको, आप नहीं पढ़ना चाहते हैं या फिर टाइम नहीं है आपके पास, बहुत कम टाइम बचा है, तो 3 से 4 बार वीडियो को देख लीजिए, आपके सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ें। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो 1830 के बाद क्या हुआ ना कि निरंकुश राजतंत्र स्थापित हो गया फ्रांस में। क्योंकि क्या हुआ कि यहाँ के जो राजा थे वो थे लुई 16वां के पहले एक और राजा थे। तो यहाँ पे ये सब अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये समझ में आएगा पूरा का पूरा डिटेल में। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि निरंकुश राजतंत्र का मतलब क्या होता है। निरंकुश जो राजा होते हैं उस पर कोई अंकुश नहीं होता है, वो अपनी मर्जी के कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर लगा सकता है, बढ़ा सकता है, घटा सकता है, यहाँ वहाँ जा सकते हैं, उस पर कोई अंकुश नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए एक कोई बच्चा होता है ना, हुड़दंग करते रहता है, माता पिता की बात नहीं सुनता है, हाँ अपनी मनमाजी करते रहता है, तो वो होता है निरंकुश। तो निरंकुश राजतंत्र हो गया कब? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में इस प्रकार का राजतंत्र स्थापित हो गया। ये खत्म होता है बाद में। ठीक है, अब देखिए कुछ सालों तक ये रहता है, सिलसिला चलता रहता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो 1688 ईस्वी में पारित हुआ। अब देखिए एक्ट ऑफ यूनियन क्या है, इसके लिए आपको बुक में जाना पड़ेगा, नहीं तो आपको ऑब्जेक्टिव से मतलब है तो आप इसे याद कर लेंगे। एक्ट ऑफ यूनियन क्या है, याद अगर नहीं हो रहा है तो मैं याद करवाता हूँ। देखिए एक्ट ऑफ यूनियन है ना, तो देखिए एक्ट में हमको सुनाई दे रहा है 8, क्या सुनाई दे रहा है 8। ठीक है, 8 मतलब क्या होता है 8, और सबसे पहले लास्ट में आप डबल 8 लिखेंगे और दोनों को अगर ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1688, और यही है आंसर में। तो हो गया ना याद? अरे भाई वीडियो में आगे बने रहिए, याद कराने का जिम्मा मेरा है। अगर आपको याद नहीं होता है तो आप हमें बोलेंगे, मैं आपको ज़रूर याद करवा दूंगा। अगला क्वेश्चन है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो देखिए इटली और जर्मनी अभी आते हैं यूरोप महादेश के अंतर्गत। ये आसान सा प्रश्न था, आगे चलते हैं।
एक और है, चौथे नंबर का ही प्रश्न है, थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गया है शायद। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो सीडान का युद्ध हुआ, उसके बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया। इससे पहले क्या है, जर्मनी बिखरी हुई थी, उलझी हुई थी, सुलझाने वाला कोई नहीं था। लेकिन जब सीडान का युद्ध हुआ उसके बाद जर्मनी का एकीकरण हो गया। आप इसे ऐसे याद रखेंगे। अब ये सवाल ये उठता है सीडान का युद्ध क्या था? तो मैंने कहा ना भाई, एक बार बुक को जरूर पढ़ना। आप नहीं पढ़ना है कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को 3 से 4 बार देखो। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों भाई? क्योंकि नेपोलियन फ्रांस का आदमी था, फ्रांस का शासक था, और जर्मनी में जाके एक संघ बना दी, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वह संघ का नाम क्या है? राइन संघ। इंपॉर्टेंट कैसे नहीं होगा? मान लीजिए आप इंडिया के हैं और अमेरिका में जाके एक संघ बना देते हैं, तो ये तो बहुत बड़ी बात है भाई। मोदी जी आपसे खुश हो जाएंगे, अरे वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अच्छा क्वेश्चन है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की? तो मैजिनी ने की। किसने की? मैजिनी ने। अब देखिए, यंग यूरोप की स्थापना कर दी किसी ने। अब मोदी जी पूछते हैं किसने की स्थापना? मैजिनी, मैजिनी की, मैजिनी, मैजिनी, मैंने जी नहीं, मैंने जी नहीं की। तो कहते हैं ना मैंने जी, मैं जी, मैं जी, मैंने की स्थापना। तो हो गया ना, यंग यूरोप की स्थापना किसने की? मैं जी, मैं किया जी, मैं किया जी। अरे वाह क्या बात है भाई। क्वेश्चन नंबर 7 हंसी आ रहा है ना भाई? मेरा मकसद आपको याद करवाना है बस। किसके नेतृत्व में नए साम्राज्य की घोषणा की गई? ये थोड़ा कम मिसप्रिंटिंग है। किसके नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई? विलियम प्रथम के नेतृत्व में नए साम्राज्य की घोषणा की गई। वो कौन थे भाई? विलियम प्रथम के नेतृत्व में। इसने नहीं किया, इसके नेतृत्व में हुआ। ठीक, क्वेश्चन पे आप ध्यान देंगे, ऐसा ना हो कि एग्जाम में घुमा के पूछ दे, आप इसमें टिक लगा के आ जाएंगे। मरियान कौन थी? देखिए उधर मरियान के बारे में एक प्रतीक पूछा था, और मरियान कौन थी सो समझ लीजिए। फ्रांस में मरियान को राष्ट्र के रूप में चित्रित किया गया था। ये है फ्रांस, मरियान। तो इतना एक्सप्लेन किया गया, आपको ऑप्शन में मिलेगा। इसे आप याद रखेंगे, 1-2 बार वीडियो देखेंगे, आपको बेसिकली याद हो जाना चाहिए, और याद हो जाएगा तो अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, जालवे राइन नामक शुल्क संघ की स्थापना कब हुई? 1834 में। बेहद ही आसान है, जलवा राइन, जलवे राइन है तो इसी से निकलेगा। देखिए जलवे राइन से आप पढ़िएगा जलवा। क्या पढ़िएगा? जलवा। और बच्चे 18 की उम्र में जैसे आते हैं जलवा दिखाने लगते हैं भाई। क्या दिखाने लगते हैं? जलवा, मेरा ही जलवा, जलवा जलवा, मेरा ही जलवा। लेकिन जैसे ही 34 की उम्र में जाते हैं उनका जलवा फुर हो जाता है। हाँ, जैसे ही 18 की उम्र में जाएंगे ना, जलवा दिखाने लगेंगे, और 34 की उम्र तक जाते जाते फुर 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 एकदम बैठ जाएंगे। तो जलवे राइन की स्थापना कब हुई? 1834 ईस्वी में। याद रहेगा ना भाई? बस हंसी आ रही है तो एक लाइक कर दो। लाइक का भूखा हूं मैं, मात्र लाइक का भूखा हूं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, गैरी बॉडी के स्वयं सेवक क्या कहलाते थे? तो रेड शर्ट्स। क्या कहलाते थे? रेड शर्ट्स कहलाते थे। आप इसे याद रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, अच्छा क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन सा? तो इटली और जर्मनी के विरुद्ध थे रूस और ऑस्ट्रेलिया। ये बात हो रही है जब जर्मनी एकीकरण हो रहा था, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? रूस और ऑस्ट्रेलिया। मतलब बोल रहे थे एकीकरण मत हो, नहीं होने देंगे। ये कौन था? रूस और ऑस्ट्रेलिया थे। तो इसे आप याद रखेंगे। अच्छा, याद रखने की ट्रिक मैं बता दूं क्या? देखिए इटली है और जर्मनी। अब देखिए इटली और जर्मनी प्लस हो रहे थे, एक हो रहे थे, तो ये बोल रहे थे होने नहीं दूंगा। क्यों नहीं होने दूंगा मैं? क्योंकि मैं रूस जाऊंगा। मुझे आशा है कि आप एक नहीं होंगे, आप अलग ही रहेंगे। मुझे क्या है? आशा है। मुझे क्या है? आशा है। तो आशा से ऑस्ट्रेलिया, और क्या आशा थी? एक नहीं होने देंगे, आप लोग एक हो जा रहे हैं। मैं तो रूस गया भाई। तो रूस और ऑस्ट्रेलिया आप ऐसे याद रख सकते हैं, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12 अच्छा प्रश्न है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क ने किया। अवलंबन मतलब स्टार्ट, ठीक है। रक्त एवं लौह नीति का बिस्मार्क जो है सो जनक भी माने जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन सकते हैं। फिलहाल के लिए आप यहाँ पे यह याद रखेंगे, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क ने किया। अब ये बिस्मार्क कौन है भाई? अरे भाई बिस्मार्क बहुत ही शातिर दिमाग वाला आदमी है। अपनी कूटनीतियों से देशों को लड़ाते फिरते थे, और
जुड़ाते फिरते थे। ये आगे नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ेंगे। अभी जानना है तो थोड़ी बहुत तो नॉलेज मिल ही जाएगी। वो कहाँ पे? आपके बुक में भाई। जी हाँ, आपके बुक में। 13 नंबर क्वेश्चन है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया कब? 1832 में। मतलब यूनान जो देश है वो आज़ाद कब हुआ? 1832 में आज़ाद हुआ। जिस प्रकार से हमारा इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ है, उसी प्रकार से यूनान जो है सो 1832 में आज़ाद हो गया भाई। तो आप इसे याद रखेंगे, 1832 में कौन सा देश आज़ाद हुआ? तो यूनान देश आज़ाद हो गया। हाँ, आज़ाद हो गया भाई। देखिए, ये अंग्रेज ना बहुत जगह शासन किए हैं। अब यहाँ पे ये प्रश्न होता है समाप्त, ऑब्जेक्टिव के प्रश्न। अब यहाँ पे शॉर्ट टाइप के कुछ प्रश्न आते हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव ही है। हमने यहाँ पे इस प्रश्न को इसीलिए लिया है क्योंकि ये पूछे गए प्रश्न है भाई। 2009, 8, 10, 12, 13, 14, 15 में जो भी प्रश्न पूछे गए हमने सबको सिलेक्ट कर लिया है ताकि एक भी प्रश्न ना छूटे। तो चलिए देखते हैं शॉर्ट टाइप के प्रश्न को। प्रश्न है, नेपोलियन की संहिता का निर्माण कब हुआ? तो 1804 में नेपोलियन की संहिता का निर्माण हो गया। इसे आप याद रखेंगे। याद कैसे रखेंगे? नेपोलियन की संहिता क्या है? संहिता। अब देखिए, नेपोलियन के हितों की बात कब होने लगी? 1804 में। जब वो 18 वर्ष के हुए ना, तो उसका संहिता की बात शुरू हो गई और बात जो है सो चारों दिशा में फैल गई कि नेपोलियन 18 साल में ही इसके सब बात सुनने लगे। तो चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात ही, एकदम गर्व की बात है। तो आप इसे याद रखेंगे। नेपोलियन की संहिता का निर्माण कब हुआ? 1804 में। जब वो 18 साल के हुए तो उसकी बातें चारों ओर फैल गई। कौन सी बातें? संहिता की बातें। इसी के साथ हम देखते हैं दूसरा प्रश्न, जर्मनी में राष्ट्र राज्य के निर्माण की प्रक्रिया का जनक कौन था? तो जर्मनी में राष्ट्र राज्य का निर्माण किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। इसका पूरा नाम ओटो बिस्मार्क है। ऑप्शन में कभी कभी बिस्मार्क ही मिलेगा। ठीक, तो इसे आप याद रखेंगे। जर्मनी में जो राज्य का निर्माण का कार्य प्रक्रिया शुरू किया गया, इसके जनक कौन माने जाते हैं? बिस्मार्क माने जाते हैं। सवाल उठता होगा, ये बिस्मार्क है कौन भाई? इतना दिमाग वाला आदमी है। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बुक को पढ़ लीजिए, आपको वहाँ पे आराम से आंसर मिल जाएंगे सारे के सारे। या फिर आपको याद करने हैं तो मैंने आपको कहा ना, वीडियो को 2-3 बार देखिए। हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, बड़ा फनी क्वेश्चन है। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह कथन किसका है? नेपोलियन बोनापार्ट का है मेरे भाई। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा अगर फ्रांस छींक देगा ना तो पूरा यूरोप को सर्दी हो जाएगा। हाँ, पूरा यूरोप को सर्दी हो जाएगा, इसलिए सावधान रहो भाई। असल में ये कथन जो है एक धमकी के रूप में है। हाँ, इसका कहना है कि अगर हम छींक देंगे तो आपको सर्दी हो जाएगी, इसलिए सावधान रहो, हमसे टकराने की जरूरत ना करो तो बेहतर है। अब देखेंगे आगे, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना कब हुई? तो 1707 में यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन की स्थापना। उतना छोड़ो, सिर्फ आप ग्रेट ब्रिटेन देखो कि ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना कब हुई? तो 1760 में हुई। 1707 में कब हुई? 1760। इसे याद करने की जरूरत है क्या? चलिए याद करवा देते हैं। देखिए, यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम की बात हो रही है, तो आप देखिए किंगडम। अब देखिए, एक लड़का है वो अपने आप को किंग बता रहा है। क्यों भाई, क्यों बता रहे हो किंग? क्योंकि वो 17 साल का हो गया। हाँ, 17 साल के होने से वो किंग बता रहा है अपने आप को। उसके पिताजी कहते हैं चल शांत रह। क्या शांत रह? तू बड़ा ना किंग हो गया, 17 साल में तू किंग हो जाएगा। मैं तो कितना साल का हूँ? 42 साल का हूँ, किंग हुआ नहीं। तू 17 साल में किंग हो जाएगा। तेरा 17 साल में किंग। पापा क्या कहते हैं? चल शांत रह। क्या बोलते हैं पापा? शांत रहा, शांत। अब देखिए, यहाँ पे है बिंदु। अगर इस बिंदु को हटा दिया जाए तो क्या पढ़ाएगा? 7। तो हो गया ना 1707। हाँ, हंसी आ रहा है ना बच्चों? मेरा मकसद आपको याद कराना है बस। तो यूनाइटेड किंगडम जब भी आएगा आप क्या बोलेंगे? 1707 में स्थापना हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। हंसी आ रही थी, लाइक कर दीजिए। मैं आपके लाइक का भूखा हूँ और कुछ का नहीं। कैंसर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा कब की गई? 18 जनवरी 1871 को। आप इसे याद रखेंगे, अच्छा प्रश्न है। आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न है, कार्बोनरी क्या थी? कार्बोनरी इटली के क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन था। मतलब कि वहाँ क्या होता था, बहुत से संगठन, बहुत से पहले क्या होता था, देशों में संगठन होती थी बहुत सारी। उनमें से कुछ गुप्त होती थी, कुछ नागुप्त होती थी। मतलब कुछ कुछ संगठनों को छिपा कर रखा जाता था ताकि विषम परिस्थितियों में काम आए और जब भी लड़ाई झगड़े बढ़ जाए तो इन संगठनों को काम में लाया जाए। तो कार्बोनरी जो थी एक इटली के गुप्त क्रांतिकारियों का संगठन था। आप इसे याद रखेंगे। याद कैसे रखेंगे? देखिए, कार्बोनरी गुप्त है कि कहाँ का? इटली का। अब देखिए, इटली जब बिकने के लिए आता है तो उसे गुप्त रखा जाता है। टैंक में इस तरह रहता है ना, ड्रम में इस तरह भर के रखा जाता है इटली को, है ना, गुप्त तरीके से रखा जाता है। और कभी कभी ना भाई,
कार वाले भी खा लेते हैं। हाँ, कार वाले भी नारी खा लेते हैं, कार्बोनारी है ना, कार्बोनरी, कार वाले भी नारियाँ इडली खा लेते हैं। चलो भाई खा लेते हैं इडली, अच्छा लग रहा है, मुंह में पानी आ रहा है, चलो चलो चलो। तो कार्बोनरी इटली के क्रांतिकारियों का क्या था, एक गुप्त संगठन था, आप इसे रिलेट करके याद रख सकते हैं। चलिए आगे हंसी आ रहा है, आने दो, रोको मत, हंस लो जरा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। गैरीबाल्डी पैसे से क्या था, तो गैरीबाल्डी पैसे से नाविक था। हाँ, नाव चलाता था। कौन, गैरीबाल्डी। ये कहाँ का आदमी था, कौन था, ना जाने क्या क्या दे देते हैं इतिहास में। मैंने कहा ना भाई, एक बार बुक पढ़ लो, यूरोप में राष्ट्रवाद का साम्राज्य, आराम से समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 8 है रक्त एवं लौह नीति। ये तो हमने कर लिया है। मैजिनी का संबंध कार्बोनरी से है, ये देख लीजिए। मैजिनी का संबंध किस संगठन से है, तो कार्बोनरी से है। किससे है, मैजिनी का संबंध किससे है, कार्बोनरी। अब देखिए ये मैजिनी कौन है, ये एक आदमी है, और ये इटली के गुप्त संस्थान, जो अभी गुप्त था ना, जो संगठन गुप्त था, उसका एक आदमी है मैजिनी। और इन्होंने क्या किया था, एक चीज का स्थापना किया था। याद करो मोदी जी ने क्या किया था, शाबाश शाबाश। हाँ, याद नहीं आया, याद करो भाई। क्वेश्चन नंबर 10, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। देखिए नेपोलियन बोनापार्ट वाले जितने भी प्रश्न हैं ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं यूरोप में साम्राज्यवाद का उदय। फ्रांस से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। और फ्रांस में रहते थे कौन, नेपोलियन बोनापार्ट, वहाँ के सम्राट थे भाई। हाँ, तो ये होता है इसका समाप्त। अब इसके आगे प्रश्न नहीं है, इतना ही प्रश्न था। तो टोटल मिला जुला के हमने आपको 23 से 24 प्रश्न करवाए हैं, जो कि चैप्टर 1 से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई त्रुटि है, या फिर हम समझा नहीं पाए हैं, या आप समझ नहीं पाए हैं, या आपको कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, PDF चाहिए, कहाँ मिलेगा, कैसे डाउनलोड करेंगे, कुछ भी हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, आप उसको अपने सवाल से भर दीजिए भाई। हाँ, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।